विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ और इस पाठ के अंतर्गत विद्यार्थियों आपने 5 भागों का अध्ययन कर लिया था। यहाँ पर आपने जाना कि ये जो नाट्यांश है प्रकृति की जो सुंदरता है यानी कि किसमें है, मित्रता के भाव में, और इससे संबंधित यहाँ पर पशु पक्षियों के माध्यम से जो छोटी सी कहानी बताई जा रही है कि वनराज पद के लिए यहाँ पर पक्षियों में, जंतुओं में जो है आपस में वार्तालाप हो रहा है, डिस्कस हो रहा है कि कौन क्या बने, वनराज पद का स्वामी बने, ठीक है, उस पद को अलंकृत करे। तो ऐसे में यहाँ पर पिछले भाग में हमने देखा कि जो बंदर और हाथी है उनके बीच इसी क्रम में संवाद हुआ और हाथी ने कहा कि मैं विशालकाय हूँ, ठीक है, पराक्रमी हूँ और ऐसी स्थिति में मुझे वनराज पद दिया जाना चाहिए। तो बंदर कहता है कि तुम कैसे ले सकते हो, बल्कि हमारी जाति जो है शेर और तुम जैसे हाथी को मतलब परेशान करने में या हराने में सक्षम है, तो ऐसी स्थिति में हमें ही, बंदरों को ही वनराज पद दिया जाना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पिछले भाग में आपने पढ़ा और इसी क्रम में विद्यार्थियों में लेकर प्रस्तुत हूँ यहाँ पर भाग संख्या 6, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बक मयूरयोः संवादः, यानी बगुले और मोर का संवाद। तो यहाँ पर देखिए सभी पक्षियों के बारे में हमने देखा। पहले तो हमने बात की कि बंदर और शेर के बीच वार्तालाप होता है, उसके बाद में कोयल और कौवे के बीच वार्तालाप होता है, उसके बाद में हाथी और बंदर के बीच वार्तालाप होता है, और अब हम पढ़ेंगे कि जो बगुला और मोर है उनके बीच संवाद होता है। तो किस प्रकार का संवाद होता है वह जानेंगे हम यहाँ पर। तो इससे पूर्व पिछले भाग के जो प्रश्नोत्तर थे आपने कर लिए होंगे, तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, गजः आत्मानं कीदृशः मन्यते, हाथी स्वयं को कैसा मानता था? इसका उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखना था। तो आपने लिखा किस प्रकार, गजः आत्मानं विशालकायः बलशाली पराक्रमी च मन्यते, ठीक है। यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न, वानरः गजेन साकं किम करोति, बंदर हाथी के साथ क्या करता है? पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो क्या करता है, देखिए, वानरः गजस्य पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति, ठीक है, बंदर जो है उसकी पूंछ को जो घुमा करके क्या करता है, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। आगे देखिए तीसरा, मामप्य एवं एवातुदन एते वानरः इत्यत्र क्रियापदम चित्वा लिखत। तो हमारा यहाँ पर जो ये वाक्य है इसमें से आपको क्या लिखना था, आपको लिखना था क्रियापद। तो देखिए यहाँ पर एते तो विशेषण है, वानरा विशेष्य है और ये इस प्रकार से कर्ता हो गया, ठीक है। तो यहाँ वानरा जो करता है इसकी क्रिया है यहाँ पर अतुदन, किस प्रकार से है, तो इसको अलग अलग हम करेंगे तब पता चलेगा कैसे। तो यहाँ देखिए माम, माम यानी मुझको, द्वितीय विभक्ति है, यहाँ पर कर्म है, ठीक है, कर्ता नहीं है, ठीक है, और ना ही क्रिया है। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं हुआ। इसके आगे देखिए अपि, ये अव्यय है तो ये भी नहीं हुई क्रिया, ठीक है। आगे देखिए एवं, तो ये भी अव्यय है इस प्रकार से, तो ये भी नहीं हुई। फिर आगे है एव, ये भी अव्यय है तो ये भी क्रिया नहीं हुई और ना ही कर्ता, जबकि हमें केवल क्रिया ढूंढनी है। तो आगे देखिए फिर इसके बाद में क्या होता है, अतुदन, ये एक पद बच जाता है जो कि आपका उत्तर है। आगे बात समझ में। तो आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला प्रश्न चौथा, अहम विशालकायः इत्यत्र अहम इति पदः, अहम, अगला प्रश्न देखिए चौथा, अहम विशालकाय इत्यत्र अहम इति सर्वनाम पदस्थाने संज्ञा पदम लिखता। देखिए ये जो है सर्वनाम है, सर्वनाम कैसे कि यहाँ अस्मत् शब्द है और ये प्रथमा का एक वचन है, प्रथमा का एक वचन है, ठीक है। और यहां पर सर्वनाम हम लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा जो विभक्ति और वचन है वही हम संज्ञा पद में भी लिखेंगे। तो पहले पता लगाइए कि अहम विशालकायः, मैं विशालकाय हूं, ये किसने कहा, ये कहा हाथी ने। तो अर्थात अहम जो है वो किसके लिए आया है, वो आया है हाथी के लिए, ठीक है, गजाय। लेकिन यहाँ प्रथमा एक वचन है तो हमें उत्तर भी प्रथमा एक वचन में देना है। तो गज शब्द है तो उसका प्रथमा एक वचन बनेगा गजः, ये हमारा उत्तर होगा। आ गई बात समझ में। तो आइए आगे चलते हैं। को अपि इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामापि लिखा था, संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है।
तो यहाँ पर दो प्रश्न एक ही में है। तो पहला देखिए संधि विच्छेद को अपि है तो क धन अपि, यह आपका उत्तर होगा। चूंकि यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि है तो संधि का नाम हमने लिखा उत्वम। ठीक है, उत्व विसर्ग इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। आगे देखिए छठा, वयमेव क्षमा इत्यत्र वयम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर ये वयम जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर देखिए वयमेव क्षमा, हम सभी जो है सक्षम है, समर्थ है वनराज पद के लिए, तो ऐसा बंदरों ने कहा था। तो यहाँ पर किनके लिए आया है? वानरेभ्य। ठीक है, बंदरों के लिए आया है। आगे बात समझ में? तो आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी पाठ्य वस्तु तैयार है और इस पाठ्य वस्तु में सबसे पहले बकह यानी बगुला जो है वह बोलता है। क्या बोलता है? आइए देखते हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकः बकः। ठीक है, एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब कुछ श्रुत्वा यानी सुनकर, नदी मध्य स्थितः नदी के बीच में स्थित, एकः बकः एक बगुला, यहाँ एकः विशेषण है और बकः विशेष्य है। एक बगुला जो है वह बोलता है। तो क्या बोलता है? अरे अरे माम विहाय कथमन्यः कोऽपि राजा भवितुम अर्हति। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविधपदमलङ्कुर्वाणै जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्तये योग्यः। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? तो यहाँ पर देखिए अरे 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 अरे, ठीक है, हम कहते हैं ना कोई अगर बीच में कोई कार्य कर रहा होता है और गलत कर रहा होता है, अरे अरे, ठीक है, माम मुझको, ठीक है, विहाय छोड़कर, मुझे छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर विहाय में जो है क्या है? वि उपसर्ग है, हा धातु है और ल्य प्रत्यय है, यानी मुझे ही छोड़कर, त्याग करके, कथम अन्य, किस प्रकार, अन्य किसी को, कोअपि कोई भी, राजा भवितुम अर्हति राजा हो सकता है, मुझे छोड़कर कोई दूसरा राजा कैसे हो सकता है? अहम तु मैं, तू यानी निश्चय ही, शीतले जले, शीतले यानी ठंडे, जले यानी जल में, ठंडे जल में। तो यहां ध्यान रखिएगा ये जो दो पद हैं यहां पर ये विशेषण है शीतले और जले जो है विशेष्य है। ठीक है ना? बहुकाल पर्यंतम, अधिक समय तक, बहु यानी ज्यादा, काल यानी समय, बहुत ज्यादा, ठीक है, समय जो है, पर्यंतम तक यानी बहुत समय तक, अविचलः बिना हिले डुले। ठीक है, अविचल, अविचल यानी कि जो चलायमान होता है, इधर उधर हिलता डुलता रहता है वह, और लेकिन यह अविचल है, न विचलः अविचलः, नए तत्पुरुष समास है। तो जो अविचल रहते हुए, एक स्थान पर रहते हुए, ध्यान मग्न, ध्यान में जो मग्न है, ध्याने मग्न, ध्यान मग्न, ठीक है, ध्यान में जो मग्न है, ऐसा वह स्थित प्रज्ञ यानी कि स्थित जो प्रज्ञ है, ठीक है, एक जैसा प्रज्ञा जिसकी है, स्थिता प्रज्ञा यस्य सह स्थित प्रज्ञ। ठीक है, तो जो स्थित प्रज्ञ के समान है, इव यानी के समान, उसके समान स्थित्वा स्थित होकर के, सर्वेषां रक्षायाः सभी की रक्षा के लिए, ठीक है, या सभी की रक्षा का जो उपायान है, उपायों को, सभी की रक्षा के उपायों को चिंतयिष्यामि, सोचूंगा, विचार करूंगा। क्या कह रहा है? देखिए, अगर मुझे राजा बनाते हो तो मैं क्या करूंगा? ठंडे जल में बहुत लंबे समय तक बिना हिले ढुले, ध्यान में मग्न होकर या ध्यान में लगे हुए, स्थित प्रज्ञ के समान, ठीक है, स्थित होकर के सभी की रक्षा के उपाय को सोचूंगा। और आगे क्या कहता है देखिए, योजनाम निर्मीय च, और योजना बना करके, योजना को निर्मीय बना करके, स्वसभायाम खुद की सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणी अनेक पदों को अलंकृत करते हुए, जो व्यक्ति जो और पद वाले होंगे, पशु पक्षी जो भी है, उनके द्वारा, जंतुभिष्ट ऐसे जंतुओं के द्वारा जो अनेक पदों को सुशोभित किए हुए होंगे, ऐसे जंतुओं के द्वारा मिलित्वा मिलकर के, रक्षोपायान रक्षा के उपायों को
क्रियान्वितान, क्रियान्वित, ठीक है, कारयिष्यामि, करवाऊंगा, क्रियान्वित करवाऊंगा यानी उन्हें लागू करवाऊंगा, उनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अतः इसलिए अहमेव, मैं ही वनराज पद प्राप्तये, वनराज पद प्राप्ति के लिए योग्य हूं, इसीलिए मुझे वनराज पद दिया जाए। ऐसा किसने कहा? ऐसा बगुले ने कहा। क्या कहा? तो यहां पर फिर से देखिए एक साथ, अरे अरे मुझको छोड़ करके कैसे अन्य किसी को राजा बना सकते हो? मैं निश्चय ही ठंडे जल में अधिक समय तक बिना हिले ढुले ध्यान मग्न रहते हुए स्थित प्रज्ञ के समान स्थित होकर सभी की रक्षा का उपाय सोचूंगा। योजना बना करके अपनी सभा में अनेक पदों को सुशोभित करने वाले जंतुओं के द्वारा या उनके साथ मिलकर के रक्षा के उपायों को लागू करूंगा, ठीक है, लागू करूंगा या लागू करवाऊंगा, ठीक है ना, कारयिष्यामि यानी करवाऊंगा, लागू करवाऊंगा, इसीलिए मैं ही वनराज पद प्राप्त करने में योग्य हूं, उसी को प्राप्त करने में मैं सक्षम हूं, ठीक है। ऐसा किसने कहा? बगुले ने कहा। आ गई बात समझ में? तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए, मयूरः यानी कि मोर कहता है बक को, क्या कहता है? देखिए, वृक्षोपरितः साट्टहास्य पूर्वकम विरम विरम आत्मश्लाघायः किम न जानासि यत्। अर्थात देखिए यहां पर ये कोष्टक में दिया गया है, इसका मतलब है वह कुछ विशेष प्रतिक्रिया कर रहा है। कौन कर रहा है? मोर। क्या? वृक्षोपरितः, वृक्ष के ऊपर से, वृक्ष के ऊपर से। यहां पर देखिए संधि विच्छेद हम करेंगे तो वृक्ष धन उपरितः, ठीक है, यहां पर गुण संधि हो गई है। और यदि हम यहां उपरितः इसकी बात करें तो यहां उपरी एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है ऊपर, और यहां पर तसिल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तसिल प्रत्यय है, जिसमें हमारे पास में तह शेष रहता है, यानी तस का जो है तह रहेगा, तो यानी कि से, अर्थात वहां से। तो वृक्ष के ऊपर से साट्टहास पूर्वकम, अट्टहास के साथ या अट्टहास सहित, ठीक है। तो अट्टहास का मतलब होता है जोर से हंसना, ठीक है ना, और कहना, ठीक है। तो यहां पर जोर से हंसते हुए, कहां से? वृक्ष से ही कहता है। क्या कहता है? विरम विरम, रुको रुको, ठीक है, विरम विरम, रुको रुको, आत्मश्लाघायः यानी आत्म प्रशंसा जो तुम कर रहे हो, खुद के विषय में इतनी बढ़ चढ़ करके बातें कर रहे हो, उससे रुको, ठीक है ना, विराम लगाओ खुद पर। किम, क्या, न, नहीं, जानासी, क्या नहीं जानते हो तुम, ठीक है। अब यहां पर देखिए जानासी यह जो क्रिया है यह है मध्यम पुरुष एक वचन की, ठीक है, लेकिन इसका कर्ता जो है वह कौन होगा? त्वम। लेकिन ये त्वम जो है यहां पर है ही नहीं, दिखाया नहीं गया है, तो हमने क्यों लिखा? क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो ये आया किसके लिए, किसके विषय में कह रहा है? मोर। मोर कह रहा है बक के विषय में, बक को कह रहा है, बगुले को कह रहा है। तो यहां पर त्वम हम बाहर लिखेंगे और बकह इस प्रकार लिखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि जानासी इस क्रिया का कर्ता कौन है, तो आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो यहां पर जो कहा मयूर ने बक को कि वृक्ष के ऊपर से ही अट्टहास के साथ में ही कि रुको रुको, अपनी आत्मश्लाघा जो कर रहे हो, आत्म प्रशंसा जो कर रहे हो, वहां पर विराम लगाओ, इससे रुको। और क्या तुम नहीं जानते हो? यत की। अब क्या नहीं जानते हो, क्या बताना चाहता है मोर बगुले को, तो वही यहां पर बताया गया है इस श्लोक के माध्यम से। वास्तव में यहां पर मोर जो है वह एक अच्छे नेता या एक अच्छे राजा का, ठीक है ना, क्या मतलब दायित्व होता है, या मतलब उसका लक्षण क्या होता है, एक अच्छा नेता कौन होता है, उसके विषय में यहाँ पर बताना चाहता है और कहता है। तो आइए सबसे पहले उच्चारण करते हैं। आगे देखिए, यदि न स्यान्नरपतिः सम्यक् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलदौ विप्लवेतेह नौरिव।
अर्थात यहां देखिए इसका अर्थ कह रहे हैं कि यदि न यानी नहीं, स्यान नरपति, यदि नहीं है, स्यात नरपति, इस पद को हम देखेंगे तो यहां पर देखिए स्यात नरपति। नरपति का मतलब होता है नराणाम पति ही, अर्थात मनुष्यों का जो स्वामी होता है। अब मनुष्यों का स्वामी कौन होता है? राजा। तो यहां इसका अर्थ हुआ राजा। और यहां देखिए स्यात धन नरपति, तो यहां तो है और आगे न है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये जो तो है यह बाद में अनुनासिक वर्ण होने के कारण इसको इसी वर्ग का पंचम वर्ण न हो जाएगा, ठीक है ना, अनुनासिक संधि है। तो अनुनासिक संधि है तो यहां पर स्यान नरपति इस प्रकार लिखा जाएगा। आगे बात समझ में, स्यात यानी हो, नरपति यानी राजा, ठीक है। यदि राजा हो और बीच में हमारे पास में न अव्यय है तो राजा नहीं हो, ठीक है। कैसा? तो आगे देखिए सम्यक नेता, सम्यक नेता, तो यहां पर भी देखिए सम्यक धन नेता, यहां पर भी अनुनासिक संधि है, यहां क है और क जो है इसके बाद में न अनुनासिक वर्ण है, इस वजह से क को इसी वर्ग का पंचम वर्ण ङ हो जाएगा, ठीक है। ङ हो गया तो सम्यक नेता इस प्रकार रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर सम्यक यानी सही, नेता यानी कि किसी भी कार्य को या दल को जो अगुवाई करता है, यानी कि जो लीड करता है, प्रमुख होता है अध्यक्ष स्वरूप में, वह नेता। तो यहाँ पर जो राजा का लक्षण है वो सही नेता के रूप में होना चाहिए, अर्थात एक राजा सही नेता हो। और यदि ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं होता है तो ततः, तो वहां से यानी उस राज्य से, किस राज्य के? यहाँ से जहां पर राजा सही नेता नहीं है, सही लीडर नहीं है, तो उसके राज्य से जो प्रजा है, प्रजा यानी कि जो जनता है वह, ठीक है ना, किस प्रकार चली जाती है, नष्ट हो जाती है, डूब जाती है, वह बताया है उदाहरण के माध्यम से। कैसे? कि जैसे अकर्णधारा, कर्णधार यानी जो किसी भी कार्य को करने वाला होता है, अर्थात यहाँ पर कर्णधार नाविक को कहा है। तो नाविक जो है और किसको चलाता है? नाव को चलाता है। यहाँ पर एक पद आया है नौरिवह, नौ, ठीक है, धन इवह, तो यहाँ पर जो नाव है नौ, ठीक है ना, तो नाव को नाविक चलाता है। तो यहाँ पर नाव की बात कर रहे हैं कि अकर्णधारा, न कर्णधारा, न कर्ण धारा, ठीक है ना, मतलब जहां पर नाविक नहीं है, नाविक से रहित नाव जो है वह, तो यहाँ नाव कैसी है? अकर्णधारा। तो ऐसी जो नाव है वह क्या होती है? समुद्र में जाती है तो क्या हो सकता है उसका? मतलब उसका हश्र क्या होगा? बिना नाविक के नाव जाएगी तो क्या होगी? डूबेगी ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जलधौ, जलधौ यानी समुद्र में, समुद्रे, ठीक है ना, समुद्रे, इसका पर्याय हम लेंगे समुद्रे यानी समुद्र में, ठीक है ना। समुद्र में जो अकर्णधारा नाव है यानी बिना नाविक वाली जो नाव है वह क्या होती है? विप्लवेतेह, ठीक है, अर्थात इसको हम समझेंगे विप्लवेत। और आगे इह, इह यानी इस संसार में, ठीक है ना। तो इस संसार का हम बाद में प्रसंग जोड़ेंगे। यहाँ विप्लवेत का मतलब डूबती है, डूब जाती है। कौन डूब जाती है? नौ यानी नाव। तो नाव के समान, अर्थात जिस प्रकार बिना नाविक वाली नाव जो है समुद्र में डूब जाती है, उसी प्रकार प्रजा जो है ऐसी नाव के समान, नौ इव यानी नाव के समान। कैसी नाव के समान? बिना नाविक वाली नाव के समान ही जो प्रजा है बिना सही नेता के, बिना सही राजा के डूब जाती है, नष्ट हो जाती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आगे बात समझ में आपको? ये मोर कह रहा है कि अगर हमारा राजा ही सही नहीं होगा तो हम सभी प्रजा हैं वो क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है, ऐसा वह कह रहा है मोर बगुले को, ठीक है ना। तो आइए इसी का अन्वय देखते हैं आगे कि क्या कहा है। यदि नरपति ही सम्यक नेता न स्यात् ततः प्रजा जलधौ अकर्णधारा नौ इव इह विप्लवेत, ठीक है। अर्थात यदि कोई भी राजा सही नेता न हो
तो ऐसी स्थिति में वहां से यानी उसके राज्य से प्रजा यानी कि जो प्रजा है वह जलधौ यानी समुद्र में बिना नाविक के जो नाव होती है, ठीक है, उसके समान इह यानी इस संसार में विप्लवित यानी डूब जाती है, नष्ट हो जाती है। आगे बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं, भावार्थ की बात करते हैं। यदि राजा सम्यक नेता न भवति तर्हि नाविक विहीना नौका यथा समुद्रे निमज्जति तथैव प्रजानामपि स्थिति भवति इति भाव। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि राजा सम्यक नेता नहीं होता, ठीक है ना, सही कार्य नहीं करता, प्रजा की रक्षा नहीं करता, उनको सही दिशा में नहीं लेके जाता, तो तही यानी तो नाविक विहीना नौका यथा नाविक से रहित नाव, ठीक है ना, नाविक से रहित नाव जैसे समुद्र में डूब जाती है, उसी प्रकार प्रजानाम अपनी स्थिति भवती, प्रजा की भी स्थिति होती है। अर्थात सही राजा के न रहते हुए, सही राजा के न रहते हुए प्रजा भी क्या हो जाती है, डूब जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं। आगे देखिए मयूर और क्या कहता है। तो देखिए जब बगुला कहता है ना कि मैं बहुत ही मतलब स्थित प्रज्ञ होकर के जल में बिना हिले ढुले रह करके इन सभी जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, इन सभी के विषय में मैं क्या करूंगा, अच्छे अच्छे विचार रक्षा के उपाय सोचूंगा। तो ऐसा उसने कहा था, तो उसी के बदले में यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है मयूर, को न जानाति तव ध्यानावस्थाम स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयिष्यसि धिक् त्वाम तव कारणात् तु सर्वं पक्षी कुलमेव अवमानितं जातम। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर को कौन, न नहीं, जानाति जानता है, कौन नहीं जानता है, अर्थात सब जानते हैं। तब तुम्हारी ध्यानावस्था, तुम्हारी ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता है, अर्थात सब जानते हैं। विद्यार्थियों आपने देखा होगा बक जो होता है पानी के अंदर होता है और एक बिल्कुल बिना हिले डुले एक ही जगह रहता है। वो क्यों ऐसा करता है, क्योंकि वो ध्यान लगाए रहता है कि कब उसका जो खाद्य पदार्थ है वो जल में आए, ठीक है ना, और जैसे वो आता है चोंच मार करके उसको खा लेता है। तो यहाँ पर उस स्थिति की और इंगित किया है मयूर ने, कहा है कि कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान की अवस्था को, तुम्हारी ध्यान के विषय में कौन नहीं जानता था, सब जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो तव है ना वो किसके लिए आया है, वो आया है बकाय, ठीक है, बक के लिए आया है। और यहाँ पर यदि संज्ञा शब्द लिखें तो बकस्य, ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए आगे चलते हैं। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, यानी कि तुम स्थित प्रज्ञ होकर के एक जगह और विचलित होकर के जल में जब ध्यान करते हो, तो ऐसी स्थिति में व्याजेन यानी ठगी से, ठगता से, ठीक है ना, मतलब छल से, वराकान मीनान जो बेचारे मछली होते हैं, मीनान यानी मछलियों को, जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं, ठीक है ना, उनको छलेन छल से, कपट से, अधिगृह्य ग्रहण करके, अपनी चोंच में दबा करके, ठीक है, क्रूरतया मतलब क्रूरता पूर्वक, क्रूरता से, बिना दया से, ठीक है, या दया रहित, भक्षयसी यानी खाते हो, भक्षयसी यानी खाते हो। तुम क्या करते हो, स्थित प्रज्ञ के समान व्यवहार करते हो, ये सबको पता है, लेकिन उसमें उस स्थित प्रज्ञ वाला जो व्यवहार है उसमें तुम क्या दिखाते हो, ठगी दिखाते हो। और ठगी से जो बेचारे मछलियों के बच्चे होते हैं, छोटी छोटी मछलियां होती है, उन सभी को छलेन छल पूर्वक ग्रहण करके, चोंच में दबा करके, बिना दया दिखाए ही उनको खा जाते हो। धिक् त्वाम, तुम्हें धिक्कार है, तुम पर धिक्कार है। तो यहाँ देखिए धिक् त्वाम, आपको ध्यान होना चाहिए विद्यार्थियों, यहाँ त्वाम यानी द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि धिक् जो अव्यय होता है धिक्कार अर्थ में होता है, ठीक है, इस अर्थ में होता है, और इसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय, ठीक है। और इसी के समान एक और होता है हा, हा का मतलब ही धिक्कार होता है। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति होती है, यानी कि जिस किसी को हम धिक्कार रहे हैं उस पद में
ठीक है ना। कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय, जैसे कि यहाँ पर आई है त्वाम में, तुम्हें धिक्कार है, तुम पर धिक्कार है, ऐसा। ठीक है, तो आगे देखिए, तव कारणा, तुम्हारे कारण से, तुम्हारी वजह से, तू यानी निश्चय ही, तुम्हारी वजह से, सर्वम यानी सभी, पक्षी कुलम एव, सारा का सारा जो पक्षी कुल है, सभी पक्षी कुल है, वह अवमानितम यानी अपमानित, अवमानितम का मतलब है अपमानित, जातम यानी हो गया है, यानी कि तुम्हारी वजह से ही सारा का सारा पक्षियों का जो कुल है, ठीक है ना, वह अपमानित हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो है जातम, ठीक है, अब यहाँ जातम जो क्रिया है वह है कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया है? कृदंत क्रिया है। ठीक है, और यहाँ पर जन धातु है, त प्रत्यय है। ठीक है, और यहाँ पर इसी के समान हम बात करें, हो गया है, ठीक है ना, यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है? अपमानित हो गया है, हो गया, ये अर्थ निकल रहा है। तो होने अर्थ में हमारे पास में धातु है कौन सी? भू धातु। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ये किस लकार, मतलब कौन सा अर्थ दे रहा है? ये भूतकाल का अर्थ दे रहा है, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है ना, भूतकाल का अर्थ देने वाला प्रत्यय त प्रत्यय है, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर लंग लकार से जो हम सामान्य क्रिया बनाते हैं वो बनेगी आपकी अभवत। क्या बनेगी? अभवत। ठीक है, आगे बात समझ में। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर पक्षी कुलम एव अवमानितम, तो यहाँ है पक्षी कुलम एव अवमानितम, अवमानितम। ठीक है, तो यहाँ पर अवमानितम और एव जो है, दो पद है, एव और अवमानितम, यहाँ दीर्घ संधि है। ठीक है, दूसरी बात सम्मानितम, इसका जो है विपरीत अर्थ हम लें तो क्या लिखेंगे? सम्मानितम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अपमानितम, अगर यहाँ इसका लिखेंगे अपमानितम, अपमानितम, तो ये इसका क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा, और नीचे वाला ये क्या है? विलोम। तो ये बात आपको समझनी है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर क्या कहा मयूर ने बक को कि तुम्हारी ध्यान की अवस्था में सब कुछ जानते, सभी जानते हैं कि तुम किस प्रकार छल पूर्वक छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, जलीय जंतु होते हैं, उन सभी को खा जाते हो। ठीक है ना, और तुम्हारी वजह से पूरे पक्षियों का कुल क्या है? बदनाम है, अपमानित हो रहा है। ठीक है, तुम्हारी एक की वजह से ही। तो ऐसा मयूर ने बगुले को कहा। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पर आगे चलिए इसी क्रम में आगे देखिए, शब्दार्थः विहाय यानी त्यक्त्वा, छोड़कर, अर्हति शक्नोति सकता है, निर्मीय निर्माणम कृत्वा निर्माण करके, साट्टहास्य पूर्वकम अट्टहासेन सहितम ठहाका भरते हुए। ठीक है, नरपति ही नृपः राजा, अकर्णधारा नाविक विहीना, नाविक से रहित, जलधौ समुद्रे समुद्र में, इह अत्र यानी यहाँ पर, इह लोके इस संसार में। ठीक है, विप्लवेत निमज्जेत डूब सकती है, नौहु नौकायाः नौका के। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, व्याजेन वंचनया ठगी से, अधिगृह्य गृहीत्वा पकड़कर, क्रूरतया निर्दयतया निर्दयता से। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर विशेष की बात करते हैं। तो विशेष में देखिए, रक्षोपायान, रक्षा धन उपायान, गुण संधि है। ठीक है ना, यहाँ पर आ और उ मिलकर के ओ हो जाता है। जंतुभिश्च जंतुभिः च, सत्व संधि, विसर्ग को स हो गया है। वृक्षोपरितः, वृक्ष धन उपरितः, गुण संधि है। स्यान् नरपति, स्यात् धन नरपति, अनुनासिक संधि है। सम्यक नेता, सम्यक धन नेता, अनुनासिक, अनुनासिक संधि है। विप्लवेतेह, विप्लवेत धन इह, गुण संधि है। नौरिवः, नौ धन इवः, ठीक है, ऋत्व विसर्ग संधि है यहाँ पर। ध्यानावस्थाम, ध्यान धन अवस्थाम, दीर्घ संधि है। आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। प्रत्यय, प्रत्यय की बात करते हैं तो देखिए, विहाय, वि उपसर्ग हा धातु ल्यप प्रत्यय, विहाय पद बना जिसका अर्थ है छोड़कर। स्थित्वा, स्था धातु त्वा प्रत्यय। निर्मीय, निर उपसर्ग है मा धातु ल्यप प्रत्यय। अधिगृह्य, अधि उपसर्ग गृह धातु ल्यप प्रत्यय। जातम में जन धातु त प्रत्यय। ठीक है, समास की बात करते हैं तो देखिए, स्थित प्रज्ञ,
स्थिता प्रज्ञा यस्य स, ठीक है ना, जिसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि स्थित है, एक जगह विद्यमान है ऐसा कोई, ठीक है ना, तो सह वह, तो यहाँ अन्य पदार्थ प्रदान होने के कारण बहुब्रीहि समास है। आगे देखिए साट्टहास पूर्वकम अट्टहासेन सहितम, अट्टहासेन सहितम, यहाँ देखिए अव्ययी भाव समास है, साट्टहासम बनता है, ठीक है, कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, यहाँ तक देखिए, ठीक है ना, अट्टहासेन सहितम, सहित अर्थ में। फिर आगे देखिए साट्टहासेन पूर्वकम, साट्टहासेन पूर्वकम यानी अट्टहास से या अट्टहास से युक्त, ठीक है, तो साट्टहास पूर्वकम तृतीय तत्पुरुष समास है। आगे बात समझ में, तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए मूल्यांकन प्रश्नावली, यानी जो आपने ये भाग पढ़ा है, ये पाठ्य वस्तु पढ़ी है, तो इससे संबंधित जो प्रश्न यहाँ पर बने हैं वो आप लिखिए उत्तर पुस्तिका में, ठीक है, और उनके उत्तर भी आप लिखिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका, कह सर्वेषां रक्षोपायान् चिंतयिष्यति एक पदेन। दूसरा है कस्य कारणात् पक्षिकुलम अवमानितम जातम एक पदेन। तीसरा है बकः वराकान मीनान कथम भक्षयति पूर्णवाक्येन। अगला है अभवत इति क्रियायाः कृते का कृदंत क्रिया प्रयुक्ता। ये आपको जो आपने पाठ्य वस्तु पढ़ी है, नाट्यांश पढ़ा है, इसमें से आपको क्या करना है, छांट करके लिखना है। देखिए पांचवा धिक् त्वाम इत्यत्र त्वाम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, ठीक है। छठा देखिए उष्णे इति पदस्य विलोम पदम चित्वा लिखता। आगे देखिए अगला प्रश्न विप्लवेत इति क्रियायाः कर्तृपदम चित्वा लिखता। आठवां है नौ इति पदस्य विशेषण पदम चित्वा लिखता। तो इस प्रकार ये 8 प्रश्न आपने लिखे हैं, इनके उत्तर भी आप लिखिए। और यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार जो बगुला है और मयूर है उनका संवाद होता है, और इस संवाद के दौरान बगुला जहाँ अपनी जो है आत्म प्रशंसा करता है, आत्माभिमान दिखाता है और कहता है कि मेरे जैसा नहीं है कोई, मैं ध्यान लगा करके सभी के रक्षा के उपाय के विषय में सोचूंगा, अगर मुझे वनराज पद दिया जाए तो मयूर उसका जो है आत्मश्लाघा उसको हटाता है, दूर करता है और कहता है, उसकी सच्चाई को बताता है, ठीक है। क्या कहता है कि तुम जो ऐसे हो कि तुम्हारी वजह से पूरा पक्षी कुल क्या है, अपमानित है, और तुम बेचारे छोटे छोटे जलीय जंतुओं को, ठीक है, स्थित प्रज्ञ कहलाने के कारण या उसका बहाना करके उन सभी को खा जाते हो। तो ऐसा है, तुम क्या हो, योग्य नहीं हो। किसके लिए योग्य नहीं हो, वनराज पद के लिए। ऐसा मयूर का जो है मत होता है यहाँ पर, ठीक है। किसके प्रति होता है, बगुले के प्रति। तो यहाँ पर ये आपने पढ़ा सीखा। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले भाग में। मैं लेता हूँ विदा, धन्यवाद।